हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है रोल ऑफ गोल्ड फ्लोज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। कि गोल्ड के इनफ्लो और आउटफ्लो का बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है। और ये टॉपिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता है। यूजीसी यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। बिफोर द मॉडर्न सिस्टम ऑफ मैनेज्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स, गोल्ड प्लेड अ सेंट्रल रोल इन इंटरनेशनल पेमेंट्स एंड एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। जो आजकल सिस्टम चल रहा है मैनेज फ्लोटिंग का और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का, उससे पहले जब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था तो गोल्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता था बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिटर्मिन करने में और जो एक्सचेंज रेट है उसको डिटर्मिन करने में। किस तरीके से आगे डिस्कस करते हैं। अंडर द गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड वॉज यूज एज एन इंटरनेशनल मीन्स ऑफ सेटलमेंट बिटवीन द कंट्रीज। तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के अंडर जो गोल्ड था उसको सेटलमेंट, जो कंट्रीज़ के बीच में जो सेटलमेंट होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उस सेटलमेंट को जो है करने के तौर पे यूज़ किया जाता था। ठीक है, कैसे, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। गोल्ड फ्लोज, दैट इज़ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गोल्ड, प्लेड अ क्रूशियल रोल इन करेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। अगर किसी भी कंट्री ने अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिसइक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम में लेके आना है तो गोल्ड के इनफ्लो और आउटफ्लो से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में गोल्ड ही मेन रोल प्ले करता था। ठीक है, मेंटेनिंग फिक्स एक्सचेंज रेट्स, एक्सचेंज रेट को फिक्स रखने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था गोल्ड। रेगुलेटिंग मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल्स, प्राइस लेवल को कंट्रोल करने में और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता था। इस चीज़ को मैंने फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में, जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब आ जाता है मीनिंग ऑफ गोल्ड फ्लोज। गोल्ड फ्लोज का मतलब क्या होता है। गोल्ड फ्लोज रेफर्स टू द इंटरनेशनल मूवमेंट्स या मूवमेंट ऑफ गोल्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड ट्रांजेक्शन्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस और डेफिसिट या डेफिसिट, कुछ भी आप बोल सकते हो, प्रोनाउंसिएशन है। इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, गोल्ड इनफ्लो अकर्स व्हेन अ कंट्री रिसीव्स गोल्ड, कि गोल्ड इनफ्लो तब होता है जब बाहर से किसी कंट्री से गोल्ड आ रहा है, या गोल्ड आउटफ्लो अकर्स व्हेन अ कंट्री पेज गोल्ड टू अदर कंट्रीज। तो गोल्ड के फ्लो का मतलब होता है या इस कंट्री में गोल्ड आ रहा है या एक कंट्री से दूसरे कंट्री गोल्ड जा रहा है। ये क्यों हो सकता है, ट्रेड ट्रांजैक्शंस की वजह से, उन दोनों कंट्री से आपस में ट्रेड किया, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ। ठीक है, या फिर इंटरनेशनल सेटलमेंट के तौर पे। ठीक है, या फिर गोल्ड का इनफ्लो हुआ जब कंट्री बाहर से गोल्ड को रिसीव कर रहा है, या आउटफ्लो किसी कंट्री को दूसरे कंट्री को गोल्ड देना पड़ रहा है। तो गोल्ड फ्लो का मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों हो जाता है। अब आ जाता है रोल ऑफ गोल्ड फ्लोज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्टमेंट करने के लिए किस तरीके से गोल्ड का जो फ्लो है वो क्या रोल निभाता था। व्हेन करेंसीज वर लिंक टू गोल्ड, जब करेंसीज को गोल्ड के साथ लिंक किया गया था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में, गोल्ड फ्लोज डायरेक्टली अफेक्टेड द एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। किस तरीके से, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस एंड गोल्ड इनफ्लो। व्हेन अ कंट्री हैज़ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, अगर किसी भी कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हो जाता है मतलब उस कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं और इंपोर्ट्स जो हैं वो कम है। इस सिचुएशन में एक्सपोर्ट्स एक्सीड इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट से बढ़ जाएंगे। फॉरेन कंट्रीज़ मेक पेमेंट्स इन गोल्ड, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो इस कंट्री को गोल्ड में पे करेंगे। गोल्ड इनफ्लोज इनटू द कंट्री, गोल्ड जो है वो कंट्री के अंदर आएगा। जब कोई भी कंट्री ज़्यादा माल बेचती है और कम माल बाहर से खरीदती है तो उससे क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होगा, और जो सरप्लस होगा वो गोल्ड की फॉर्म में उस कंट्री में फ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके असर क्या होंगे, इफेक्ट्स क्या होंगे। इंक्रीज इन गोल्ड रिजर्व्स, उस कंट्री के गोल्ड रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, उस कंट्री की मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। राइज इन डोमेस्टिक प्राइसेस, जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो उस कंट्री में डोमेस्टिक लेवल पे जो प्राइस चल रहे हैं वो बढ़ जाएंगे। एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे। एक्सपोर्ट्स, जब उस कंट्री में सामान ही महंगा हो गया तो उसके एक्सपोर्ट्स भी महंगे हो गए। इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, चीपर हो जाएंगे। एक्सपोर्ट्स फॉल एंड इंपोर्ट्स राइज, तो उस केस में एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे उसके और इंपोर्ट्स जो हैं वो राइज हो जाएंगे। तो सरप्लस इज एलिमिनेटेड, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। दस गोल्ड इनफ्लो हेल्प्स टू रिस्टोर बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, तो गोल्ड के इनफ्लो के आने से, गोल्ड के इस कंट्री में आने से जो कंट्री पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में चल रही थी अब वो बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अगर इससे अपोजिट सिचुएशन देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट एंड गोल्ड आउटफ्लो,
तो इसमें क्या होता है, व्हेन अ कंट्री हैज़ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, वो क्या होता है, इम्पोर्ट्स एक्सीड एक्सपोर्ट्स। तो इम्पोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। इस सिचुएशन में पेमेंट्स आर मेड इन गोल्ड। तो जो घाटा हुआ है हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उसको मतलब उसके बदले हमें कंट्रीज़ को क्या देना पड़ता है, गोल्ड देना पड़ता है। पेमेंट्स आर मेड इन गोल्ड। गोल्ड फ्लोज आउट ऑफ द कंट्री। गोल्ड क्या कंट्री से बाहर निकल जाता है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या पड़े, फॉल इन गोल्ड रिजर्व्स। उस कंट्री के जो गोल्ड रिजर्व्स है वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस कंट्री में मनी सप्लाई कम हो जाती है। उस कंट्री में मनी सप्लाई के कम होने से डोमेस्टिक प्राइस लेवल गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके एक्सपोर्ट्स सस्ते हो गए और इंपोर्ट्स महंगे हो गए। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और इंपोर्ट्स गिर जाते हैं, जिसकी वजह से डेफिसिट इज़ करेक्टेड। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट है वो ख़त्म हो जाता है और फिर से जो इकोनॉमी है वो BOP इक्विलिब्रियम की तरफ चले जाती है। दस द गोल्ड आउटफ्लो ऑल्सो लीड्स टू ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। ये जो सारी थ्योरी है ये गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम पे एक्सचेंज है, ये मान के चलती है कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है और ये पुराने ज़माने में होता था, आजकल के टाइम पे ऐसा नहीं होता। अब आ जाता है गोल्ड फ्लोज एंड फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज रेट्स वर फिक्स्ड थ्रू गोल्ड पैरिटी। जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो गोल्ड की पैरिटी के हिसाब से फिक्स किया जाता था, गोल्ड की वैल्यू के हिसाब से फिक्स किया जाता था। तो गोल्ड फ्लोज एंश्योर्ड दैट मार्केट रेट्स डिड नॉट डेविएट मच फ्रॉम ऑफिशियल रेट्स। तो जो गोल्ड के फ्लोज थे वो इंश्योर करते थे कि जो मार्केट में रेट चल रहा है वही चलता रहे और ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो। तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम भी एक फिक्स एक्सचेंज रेट का ही टाइप है। इसमें मैकेनिज्म क्या होता था, एक्सेस डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी जब हो जाती है तो गोल्ड का आउटफ्लो हो जाएगा और जब भी एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी हो जाती है तो गोल्ड का इनफ्लो होगा। ये कंडीशंस आपको याद रखनी है, ठीक है। तो गोल्ड मूवमेंट्स केप्ट एक्सचेंज रेट विद इन द गोल्ड पॉइंट्स, दैट इज अपर एंड द लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में ही हल्का फुल्का ही चेंज होने देते थे। तो गोल्ड की मूवमेंट होने की वजह से जब भी एक्सेस डिमांड होती थी फॉरेन करेंसी की, तो डिमांड बढ़ गई है ना फॉरेन करेंसी की, तो हमारी करेंसी की डिमांड गिर गई है तो हमें गोल्ड का आउटफ्लो करना पड़ता था। और जब फॉरेन करेंसी की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो गोल्ड का इनफ्लो होता था, जिसकी वजह से गोल्ड की मूवमेंट एक कंट्री से दूसरे कंट्री होती थी, जिसकी वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज है उस फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसमें स्टेबिलिटी आती थी विद इन सर्टेन लिमिट्स, विद इन अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स, कि एक लिमिट के बीच में ही उसको फ्लक्चुएट होने के लिए छोड़ देते थे, ठीक है। अब आ जाता है एक और टॉपिक इसी इसी चैप्टर के अंदर, गोल्ड पॉइंट्स एंड एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट्स। गोल्ड पॉइंट्स रेफर्स टू द लिमिट्स विद इन विच एक्सचेंज रेट्स कुड फ्लक्चुएट अंडर द गोल्ड सिस्टम्स। तो ये अपर लिमिट होगी, मान लो ये लोअर लिमिट होगी, इसी के बीच में फ्लक्चुएट करेंगे, इनको गोल्ड पॉइंट्स कहते थे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपर गोल्ड पॉइंट, ठीक है, और नीचे वाले को लोअर गोल्ड पॉइंट। इन पॉइंट्स के बीच में ही फ्लक्चुएशंस होती थी एक्सचेंज रेट में। तो अपर गोल्ड पॉइंट में क्या होता था, गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट, दैट इज गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट, इसमें गोल्ड को एक्सपोर्ट करना पड़ता था। और लोअर गोल्ड गोल्ड पॉइंट में गोल्ड इंपोर्ट पॉइंट, इसमें गोल्ड बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। तो जब भी लोअर पॉइंट की तरफ आते थे तो बाहर से गोल्ड आ जाता था और जब ऊपर वाले पॉइंट की तरफ आते थे तो बाहर गोल्ड एक्सपोर्ट करना पड़ता था। व्हेन द एक्सचेंज रेट टच दीज पॉइंट्स, जब भी अपर लिमिट या लोअर लिमिट को टच करता था, इट बिकम्स प्रॉफिटेबल टू शिप गोल्ड। तो इससे क्या होता था, गोल्ड को शिप करना प्रॉफिटेबल हो जाता था। गोल्ड मूवमेंट ऑटोमेटिकली करेक्टेड द इम्बैलेंस। जो गोल्ड की मूवमेंट एक कंट्री से दूसरे कंट्री, वो जो भी इम्बैलेंस है उसको बैलेंस कर देती थी, ऐसा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम का मानना है। हालांकि ये सिस्टम कोलैप्स हो गया था तो उसके बाद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आया, मैनेज फ्लोटिंग वगैरह आई, तो एक्सचेंज रेट रिटर्न टू पैरिटी। तो एक्सचेंज रेट फिर से पैरिटी की तरफ चला जाता था इनफ्लो या आउटफ्लो की वजह से। अब एक और टॉपिक आता है कि गोल्ड फ्लोज एंड मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का क्या रोल था गोल्ड फ्लोज के साथ। गोल्ड फ्लोज हैड अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन मनी सप्लाई। कैसे, जब भी गोल्ड इनफ्लो हो रहा था किसी कंट्री में तो इसकी वजह से एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई होती थी, और गोल्ड आउटफ्लो होता था तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई होती थी, और मनी सप्लाई के ऊपर नीचे होने से डायरेक्टली प्राइस लेवल पे असर पड़ता था। दिस लिंक बिटवीन गोल्ड एंड मनी सप्लाई एंश्योर्ड कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पे कंट्रोल होता था, और डिसिप्लिन इन द डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी।
जो भी डोमेस्टिक लेवल पे मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जा रही है उसमें डिसिप्लिन रहता था। ठीक है, फिर आ जाता है एक टॉपिक गोल्ड फ्लोज एंड प्राइस लेवल चेंजेस। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, चेंजेस इन मनी सप्लाई ड्यू टू गोल्ड फ्लोज अफेक्टेड द प्राइजेस। जब भी गोल्ड इनफ्लो होता था तो मनी सप्लाई बढ़ती थी तो प्राइसेस हायर चले जाते थे, गोल्ड आउटफ्लो होता था मनी सप्लाई रिड्यूस होती थी तो प्राइसेस गिर जाते थे, लोअर प्राइसेस। प्राइस चेंजेस ऑल्टर्ड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड इंपोर्ट डिमांड। प्राइस के चेंज होने से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चेंजेस आते थे कि अगर किसी भी कंट्री में प्राइस बढ़ जाता है तो उस केस में एक्सपोर्ट्स गिर जाते थे और इंपोर्ट्स बढ़ जाते थे, और किसी भी कंट्री में प्राइस फॉल आ जाता है तो उस कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते थे और इंपोर्ट्स गिर जाते थे। ठीक है, दिस रिलेशनशिप forms the basis of the price specie flow mechanism explained by David Hume। ये टॉपिक मैंने प्राइस स्पीशी फ्लो मैकेनिज्म अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें मैंने बताया था कि प्राइस के चेंज होने से किस तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में या फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में सेटलमेंट होती थी। अब आ जाता है एडवांटेजेस क्या हैं गोल्ड फ्लो मैकेनिज्म के। सबसे पहला कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम को ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है, ये एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी रखता है, डिसिप्लिन रखता है मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी आप लोकल लेवल पे डोमेस्टिक लेवल पे बना रहे हो, प्रिडिक्टेबिलिटी रखता है इंटरनेशनल ट्रेड में, और कंट्रोल ओवर एक्सेसिव इन्फ्लेशन। जब भी किसी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। बट जैसे कि हर एक सिस्टम की लिमिटेशंस होती हैं, लिमिटेशंस ऑफ गोल्ड फ्लो जो सिस्टम है इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। डिस्पाइट इट्स इंपॉर्टेंस द गोल्ड फ्लो मैकेनिज्म हैड फॉलोइंग लिमिटेशंस। सबसे पहला, इट रिक्वायर्स लार्ज गोल्ड रिजर्व्स। हर एक कंट्री को लार्ज गोल्ड रिजर्व्स रखने थे जो हर एक कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है। इट कॉजेज इन्फ्लेशन ड्यूरिंग गोल्ड इनफ्लो। तो जब भी हमारे कंट्री में गोल्ड आएगा तो उस टाइम पे गोल्ड आने की वजह से इन्फ्लेशन आ जाती है, किसी भी कंट्री के लिए इन्फ्लेशन को फाइट करना मुश्किल हो जाता है। इट कॉजेज डिफ्लेशन ड्यूरिंग गोल्ड आउटफ्लो। तो जब भी गोल्ड का आउटफ्लो होगा तो डिफ्लेशन आ जाएगी। एडजस्टमेंट प्रोसेस इज स्लो। ये जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होती है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चेंजेस आते हैं, इसका जो एडजस्टमेंट प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है। नॉट सूटेबल फॉर डेवलपिंग इकॉनमीज। जो डेवलपिंग इकॉनमीज अभी डेवलप कर रही हैं उनके लिए ये सिस्टम सूटेबल नहीं था। इट इग्नोर्ड कैपिटल मूवमेंट्स। कैपिटल मूवमेंट्स को तो टोटली इग्नोर कर दिया। जो पैसा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होने जा रहा है, सिर्फ गोल्ड की बात करता है ये सिस्टम। गोल्ड सप्लाई इज़ लिमिटेड। ये सिस्टम मान के चलता है फ्लेक्सिबिलिटी है। गोल्ड की जो सप्लाई एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे से तीसरे कंट्री फुली फ्लेक्सिबल है, मगर गोल्ड की सप्लाई इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती, लिमिटेड रहती है। अब इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। गोल्ड फ्लोज played a fundamental role in maintaining balance of payment equilibrium and exchange rate stability under gold standard system of exchange। तो गोल्ड के जो फ्लोज हैं, इनफ्लो आउटफ्लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए और एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज होता था उसके अंदर। थ्रू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गोल्ड कंट्रीज एक्सपीरियंस चेंजेस इन मनी सप्लाई, प्राइस लेवल, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स लीडिंग टू ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन एक्सटर्नल इम्बैलेंस। जब भी गोल्ड का इनफ्लो और आउटफ्लो होता था उसकी वजह से कंट्रीज़ में मनी सप्लाई में चेंजेस आते थे और प्राइस लेवल में चेंजेस आते थे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट चेंज हो जाते थे, ताकि ये जो एक्सटर्नल इम्बैलेंस है ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, ऑटोमेटिकली जो है इम्बैलेंस का बैलेंस बन जाए। इन सिंपल वर्ड्स, गोल्ड moved from deficit countries to surplus countries, prices changed, trade adjusted and balance was restored without government intervention। सिंपल वर्ड्स में ये सिस्टम कहता था कि गोल्ड जो डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्रीज़ है उनसे ट्रांसफ़र होके सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली कंट्रीज़ में जाता था, जिसकी वजह से प्राइस चेंज होते थे और प्राइस चेंज होगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट चेंज होंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चेंज होने से फिर से बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्ट हो जाएगी, जिसके लिए गवर्नमेंट का इंटरवीन करना, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन करना ज़रूरी नहीं है, सब कुछ अपने आप ही सही हो जाएगा। इसीलिए जो क्लासिकल्स थे वो इस टाइप के मैकेनिज्म पे उनका फर्म बिलीव था। वो तो 1929-30 में वर्ल्ड इकोनॉमी में डिप्रेशन आया तो केन्स ने अपनी थ्योरीज दी और क्लासिकल थ्योरीज को डिस्कार्ड किया। आई होप ये वीडियोज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।